डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका एक बहुत अहम टॉपिक जिसको आज आप डिस्कस करेंगे और ये आपका पीएमसी के सिलेबस में भी आपके पास मौजूद है। एंट्री टेस्ट का आपका टॉपिक है और इसमें हम आज देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं और रिडॉक्स रिएक्शंस इनको क्यों कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शंस के आपको प्रॉब्लम कैसे मिलेंगे, आपने रिडॉक्स रिएक्शंस में कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिमेंट्स, कौन से एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और कौन से एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं, यानी इनको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो इसमें आप लिख सकते हैं कि दोज रिएक्शंस, यानी ऐसे रिएक्शंस इन विच के जिनमें क्या होगा, इन विच ऑक्सीडेशन, एक तो ऑक्सीडेशन का अमल जो है वो ऑक्सीडेशन एंड और दूसरा क्या होगा, रिडक्शन, यानी दोनों रिएक्शन क्या होंगे, रिडक्शन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली, एक साथ क्या होगा अगर ये रिएक्शंस चलते हैं और इसमें ये दोनों रिएक्शंस सिमल्टेनियसली क्या होंगे, रिएक्शन में चलते रहेंगे, तो फिर सिमल्टेनियसली आर कॉल्ड, इनको फिर कहा जाएगा रिडॉक्स रिएक्शंस, यानी रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये दोनों एक साथ चलते हैं तो आप इनको नाम क्या देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस का आप इनको नाम देते हैं। और ये रिएक्शन उस वक्त मतलब चलेंगे एक साथ जहां एटमों में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों सिमल्टेनियस होंगे, एक साथ चलते रहेंगे, तो आप रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस का नाम देंगे। अब हम इसी में देखेंगे या कोशिश करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं ये आमतौर पर जब प्रोसीड करते हैं तो इन रिएक्शंस की कंडीशंस क्या होंगी और इन रिएक्शंस में रिडक्शन का अमल और ऑक्सीडेशन का अमल किस तरह चलेगा। आपने पढ़ा होगा कि आमतौर पर रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं, रिडक्शन रिएक्शंस में क्या होता है कि जब भी कोई एटम ड्यूरिंग रिएक्शन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर ऐसे रिएक्शन को आप नाम क्या देते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस, यानी रिएक्शंस ऐसे तमाम तर रिएक्शंस इन विच के जिनमें क्या होगा, एटम्स हों या फिर क्या हों, ग्रुप्स हों, ये क्या करेंगे, गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग रिएक्शन अगर गेन किए तो फिर हम ऐसे रिएक्शंस को क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शंस कहेंगे। यानी रिडक्शन रिएक्शंस में जनरली क्या होगा, एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। सपोज आपने क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया और इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले किसी भी एटम से, किसी भी आयन से, और इन दोनों में हर एक ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, तो अब इस प्रोसेस को आपने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया रिडक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है उसके अंदर कौन सा प्रोसेस हुआ है, रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है। तो ड्यूरिंग रिएक्शन कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम फिर उसके उस रिएक्शन को जनरली क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शंस जो हैं इनको कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन से होंगे, ये वो रिएक्शंस होंगे जिनके दौरान एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। रिएक्शंस इन विच ऐसे तमाम तर रिएक्शंस के जिनमें एटम्स जो होते हैं, एटम्स हों या फिर ग्रुप्स जो होंगे वो क्या करेंगे, लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स,
ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या करेंगे, लूज करेंगे। माना रिएक्शन में किसी भी एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किए तो फिर आपने इस रिएक्शन को नाम क्या दे दिया, आपने नाम दे दिया ऑक्सीडेशन का। सपोज आपको रिएक्शन मिला कि दो एटम थे, किसके, सोडियम के। किसके एटम थे, सोडियम के एटम थे। इनको हमने 2 सोडियम एटम्स को क्या किया, हीट किया। ड्यूरिंग रिएक्शन इनको हीट सप्लाई की गई और इस हीट के दौरान, फर्ज करो आप कंडीशन ना लिखो, भले कंडीशन कोई भी हो सकती है, तो यहाँ पर इन 2 सोडियम के एटमों ने हर एक ने अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर होता है वो हर एक ने क्या किया, लूज कर दिया। लिहाजा अब आप कह सकते हैं कि सोडियम एटम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर कौन सा अमल हुआ है, इसके अंदर अमल हुआ है ऑक्सीडेशन का। तो वो रिएक्शंस के जिनके दौरान एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो उन रिएक्शंस को आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहोगे। ये रिडॉक्स रिएक्शंस यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ये ऑलमोस्ट एक साथ चलते रहते हैं, ठीक है। इन रिएक्शंस में ये याद रखिएगा कि एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दूसरा एटम क्या करता है, गेन करता है। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ नोट कर सकते हैं कि जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन चला तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ठीक है एटमों ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, लेकिन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब सोडियम मेटालिक फॉर्म में था, एलिमेंटल फॉर्म में था, तो इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो था, ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो यहाँ पर इसका था 0, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में था तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसका। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +1, ठीक है, या 1 आप लिख सकते हो, +1 लिख सकते हो। ये हो गया, इसका मतलब है यहाँ पर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ON, ऑक्सीडेशन नंबर, ये आमतौर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, यानी पॉजिटिव चार्जेस के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जहाँ देखें पॉजिटिव चार्जेस आ रही हैं तो समझें वो एटम अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। जहाँ देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो समझ लें कि उसके अंदर प्रोसेस कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन का। जैसे कैल्शियम का एटम है, ये मतलब एलिमेंटल फॉर्म में था तो ऑक्सीडेशन नंबर था 0, अब इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पर क्या हुआ, +2 हो गया। तो जहाँ देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या कहेंगे, आप ऐसे रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कह सकते हैं। मीन्स हमसे अगर पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जब भी रिएक्शंस कौन से होंगे, ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस होंगे, तब क्या होगा, यानी एटम्स ऑक्सीडेशन, मतलब एटम हो या फिर क्या हो, ग्रुप, ये ग्रुप हो, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जहां आप देखें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग रिएक्शन, समझ लो रिएक्शन कौन सा चल रहा है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन चल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, रिडक्शन रिएक्शन। देखें जब भी रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ यही प्रोसेस इन्वर्स हो जाता है। सपोज आपको एग्जांपल अभी दी थी, जैसे हमने कहा क्लोरीन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, गेन किए। अब यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 2Cl- में चला गया,
तो यहाँ पर आप देखें ज़ीरो, मतलब एलिमेंटल फॉर्म में ज़ीरो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिख सकते हो, ज़ीरो। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 है। कितना बन रहा है, -1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस जब बढ़ती हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज नहीं होता, बल्कि क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आप इसमें रिएक्शंस को यू डिफाइन कर सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि रिएक्शंस इन विच, ऐसे रिएक्शंस के जिनमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ON ऑफ एटम्स, ठीक है, एटम भी हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, ग्रुप्स, क्या होगा, इंक्रीज, ये इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या कहेंगे, ऐसे रिएक्शंस को आप कहेंगे आमतौर पर रिडक्शन रिएक्शंस। तो रिडक्शन रिएक्शंस में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कम होता है, बढ़ता नहीं है, सॉरी, कम हो जाता है, ठीक है। तो अब इनमें से हमें क्वेश्चंस जब मिलेंगे तो वो किस तरह के होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें बस एक या दो मिलें। जैसे आपने लिखा, दो पोटेशियम के एटम थे, क्लोरीन के दो एटम थे, इनका आपस में रिएक्शन हुआ तो इन्होंने कंपाउंड बना लिया 2 पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पर पोटेशियम एलिमेंटल फॉर्म में था, क्लोरीन भी एलिमेंटल फॉर्म में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ किस में ऑक्सीडेशन हुई और किस में रिडक्शन। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का देखो, यहाँ पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 और क्लोरीन का भी 0, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में। जब हम प्रोडक्ट साइड पर गए तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1+ हो गया या +1 हो गया, और क्लोराइड का 1- या -1 हो गया। तो इसका मतलब है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में चला गया तो समझ लो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, उसके अंदर रिएक्शन कौन सा हुआ, ऑक्सीडेशन का। और जिसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का अमल हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, उसके अंदर कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन। तो इस तरह ड्यूरिंग रिएक्शन आपको ये पूछा जा सकता है वो कितने, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर उसका इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। सपोज आपको एक और रिएक्शन दिया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे आपको कहा गया कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये जब तैयार होता है तो हम सपोज हाइड्रोजन, सल्फर और उसके बाद ऑक्सीजन के कितने मोल, 2 मोल्स लेते हैं। वैसे तो रिएक्शंस ही अलग अलग है, ओलियम बनता है, उसके बाद फिर हमें दूसरे उसमें वाटर ऐड करते हैं, पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज होता है, फिर ओलियम में। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें H2SO4 ये मिला। तो अब यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बढ़ा, यहाँ पर इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उस पर +1 चार्ज है, ऑक्सीजन पर है -2। तो सल्फर की अगर आप यहाँ पर चार्ज को काउंट करोगे तो सल्फर की यहाँ पर ये 4 × -2 आप करोगे सल्फेट का, तो जनरली ये 2 + के 6 इसका आ जाए, +6 आ गया। तो सल्फर जो है वो 0 से +6 तक चला गया। हाइड्रोजन जो था वो 0 से H+1 पे चला गया। ऑक्सीजन जो था वो 0 से -2 पे चला गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, सल्फर की हुई, यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का है। ज़्यादा ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, सल्फर की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, ये हाइड्रोजन की निस्बतन कम हुई, लेकिन ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ा नहीं बल्कि कम हो गया।
माना इसमें क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शंस मिलेंगे और आपसे पूछा जाएगा। सपोज हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनका आपस में रिएक्शन करवाया, तो इन्होंने बनाया सोडियम क्लोराइड और उसके बाद दूसरा क्या बनाया, H2O। अब यहाँ पर देखते हैं कि किसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई, किसके अंदर रिडक्शन हुई है। कभी कभी इस तरह होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर सेम भी रहता है। जहाँ सेम होगा तो वहाँ सिर्फ रिप्लेसमेंट ऑफ आइंस तो होगा, सब्स्टिट्यूशन तो होगी, लेकिन वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेंज नहीं हो रहा तो आप कह सकते हैं नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन। जैसे सोडियम +1 ऑक्सी यहाँ पर OH माइनस में था, OH का मतलब है ऑक्सीजन पर चार्ज थी -2, हाइड्रोजन पर +1, क्लोराइड पर माइनस। तो आप देखें, आप सबसे पहले सोडियम लेते हैं, तो सोडियम जब रिएक्टेंट साइड पर था तब भी +1 में था, प्रोडक्ट साइड पे आया तब भी +1, मतलब यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन नहीं हुआ, नो ऑक्सीडेशन। उसके बाद हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल ली, कोई भी हाइड्रोजन लिया, ये यहाँ पर भी +1 में था, तो यहाँ पर भी ये +1 में ही रहे, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर भी ना कोई ऑक्सीडेशन है ना कोई रिडक्शन है। अगर आप क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं तो क्लोराइड रिएक्टेंट साइड पर था या प्रोडक्ट साइड पे चला गया, तो आपने देखा उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता तो हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि यहाँ से आयंस का क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब प्रोटॉन ऑक्सीजन की जगह, ऑक्सीजन प्रोटॉन की जगह, इस तरह डबल डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है। इसी तरीके से फर्ज करें कि आपको कहा गया कि यहाँ पर हमने किसके मोल्स लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आपने 2 मोल लिए, जिंक के साथ आपने क्या किया, इनका रिएक्शन करवाया। तो जब ये जिंक के साथ रिएक्शन किया तो इन्होंने बना दिया जिंक क्लोराइड और प्लस में क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस। अब देखते हैं कि यहाँ पर इस रिएक्शन में प्रोसेस क्या चला, आया ऑक्सीडेशन रिडॉक्स है, रिएक्शन है या नहीं, ऑक्सीडेशन किसकी हुई और रिडक्शन किसकी। हम यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, तो हम यहाँ हाइड्रोजन को +1 करके ले रहे हैं, 1 है 2 है, हम एक ही का स्टैंडर्ड। जबकि यहाँ पर हमने देखा H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गया, एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, तो आपको पता है जब एलिमेंटल फॉर्म में आ जाता है तो फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। तो आप देखें +1 से ऑक्सीडेशन नंबर 0 पे चला गया। तो जब पॉजिटिव चार्जेस कम होना शुरू हो जाएं, ऑक्सीडेशन नंबर +1 हायर था, 0 लोअर है, तो जहां ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए तो आप क्या कहोगे, यहां हुआ है रिडक्शन का अमल। अब आते हैं इसकी तरफ, क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पर भी क्लोराइड -1 में था, 1 में 1 था तो 2 में आप कहेंगे, अब यहाँ तो 1 था, आपने वहाँ 2 लिखे, तो ये 2 मोल हैं। इस वजह से आपने यहाँ पर देखा कि 2 क्लोराइड के आयन थे और एक पर -1 था, इस तरफ भी ये 2 क्लोराइड ही हैं -1 में। माना यहाँ आप कह सकते हैं कि ना तो ऑक्सीडेशन है और ना ही रिडक्शन है, नो रिडॉक्स रिएक्शन, इसके अंदर ना रिडक्शन है ना ऑक्सीडेशन है। अब आते हैं जिंक की तरफ। जिंक जो था, जब ये रिएक्टेंट साइड पर था तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका था 0 ऑक्सीडेशन नंबर था। तो जब ये प्रोडक्ट साइड पर जिंक गया है तो अब जिंक पर आप देखो चार्ज आ चुकी है +2 या 2+। नाउ वी कैन से that the oxidation number of zinc has been increased from 0 to +2. That's why we can say the reaction during which the oxidation number is increased. Oxidation number क्या हुआ है, increase हुआ है। अब लूज करने के बाद क्या हो गया, 2 आ गया, तो आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, माना प्रोसेस कौन सा हुआ इसके अंदर, ऑक्सीडेशन का। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जिंक के अंदर ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन के अंदर क्या हुआ है, रिडक्शन।
तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है। इसी तरीके से सपोज आप ये कोवेलेंट रिएक्शन भी मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आयोनिक ही हो। फर्ज करो आपको कार्बन और हाइड्रोजन का रिएक्शन मिला, ये कैसे भी रिएक्शन हुआ, इन्होंने बना दिया CH4 मीथेन। तो यहां पर कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में था 0, हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में था 0, कार्बन यहां पर हो गया -4 और हाइड्रोजन हो गया +1। तो कार्बन जो है वो 0 से उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहां पर चला गया, -4। तो अगर नेगेटिव चार्जेस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो समझे उसके अंदर क्या हुआ है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन जो था वो 0 था, न्यूट्रल था। अब जब वो उस तरफ चला गया तो हर हाइड्रोजन पर +1 चार्ज आ गई। तो अब आप क्या कहेंगे, हाइड्रोजन के अंदर कौन सा रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन का। तो बच्चों ये था आपका सिंपल सा टॉपिक जिसमें आपको ये बताया गया कि मतलब रिएक्शंस जो हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, यानी आपने ये सीखा कि हम किसी भी रिएक्शन में अगर देखना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई तो हम उसका सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। अगर वो प्लस में चला जाता है, पॉजिटिव नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ते हैं, तो समझो उसके अंदर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। और अगर उसका माइनस में बढ़ता है तो हम क्या कहेंगे, उसके अंदर क्या हुई है, रिडक्शन हुई। तो इस तरह आपको प्रॉब्लम्स जो मिलेंगे वो यही मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा ड्यूरिंग दिस रिएक्शन विच एलिमेंट हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड एंड विच एलिमेंट हैज़ बीन रिड्यूस, ये हो सकता है। या फिर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द ऑक्सीडेशन नंबर हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 0 to -4 और +4 और +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो आपको पहला एक लेक्चर मैंने भेजा हुआ है, वो है हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स बाय फॉलोइंग सम रूल्स। आप चंद रूल्स को फॉलो करके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। तो आप कंपाउंड में हर एटम का रिएक्टेंट साइड पे भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो रूल्स के मुताबिक, और प्रोडक्ट साइड पे भी निकालो। अब देखो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, प्लस में जा रहा है, तो समझो रिएक्शन ऑक्सीडेशन का है। अगर माइनस में बढ़ रहा है तो समझो उसके अंदर रिएक्शन कौन सा है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को पहचानना बहुत आसान। हम एलिमेंट्स के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर से मालूम कर सकते हैं। याद रखिएगा, प्लस में जाए तो ऑक्सीडेशन होगी, माइनस में अगर ये जाए तो क्या होगा, रिडक्शन। तो ये था आज आपका एक छोटा सा टॉपिक, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं और इनमें आपको क्वेश्चन किस तरह मिलेंगे। रिएक्शंस में से आपसे पूछा जा सकता है कौन से एलिमेंट की रिडक्शन हुई है और कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन, तो वो आप इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके मालूम कर सकते हैं। आज आपका जो टॉपिक चल रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का, तो आपने आज एक टॉपिक आपने लिया है, वो है कि हम किसी मतलब इक्वेशन को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होता है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर के ज़रिए आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं। यानी हमारा टॉपिक जो होगा दैट विल बी बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन, यानी आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। यानी आपने ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड के ज़रिए क्या करना है, एक इक्वेशन को बैलेंस करना है। यानी हम इस मेथड को यूज़ करके किस तरह एक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं और ये मेथड कैसे होगा। तो इसके लिए आपको सिंपली कोई भी इक्वेशन मिलती है तो आपको चंद सिंपल स्टेप्स करने पड़ेंगे। अब स्टेप्स में पहला आपको स्टेप ये करना पड़ेगा कि फाइंड आउट, आपने फाइंड करना है, फाइंड आउट द
हाफ ऑफ रिएक्शन, आपने दो हाफ रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना है इन विच के जिनमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टुक प्लेस। आपने यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने देखना है कि रिएक्शन में कहाँ कहाँ हुई है, कौन से हाफ रिएक्शन। मतलब जैसे आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करते हैं, दो हाफ इक्वेशंस बनाते हैं, एक हाफ में रिडक्शन होती है और एक हाफ इक्वेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो अब हमने पहला स्टेप यही करना है कि हाफ रिएक्शंस हमने देखने कि कौन से एटमों में ऑक्सीडेशन हुई है और कौन से एटमों में रिडक्शन हुई है। अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है दी ऑक्सीडेशन नंबर्स। आपने यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर्स को देखना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एटम्स। आपने उन एटमों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है विच आर के जो आइदर क्या हुए हैं, विच आर ऑक्सीडाइज्ड, या तो ऑक्सीडाइज हुए हैं या फिर क्या हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं। अगर रिड्यूस हुए हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ज़ाहिर है फिर ही आपको पता चलेगा कि कौन से एटम ऑक्सीडाइज हुए हैं और कौन से एटम रिड्यूस हुए हैं। फर्स्ट आपका काम यही होगा, सेकंड स्टेप में ये करना है। दो स्टेप आपने जब कर लिए, हाफ इक्वेशन भी डिवाइड कर दी, ऑक्सीडेशन नंबर्स भी निकाल लिए, अब आप करेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे, बैलेंस। आपने बैलेंस करना है द नंबर ऑफ चार्जेस। आपने नंबर ऑफ चार्जेस को क्या करना है, बैलेंस करना। कैसे करना है, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने, ठीक जैसे आप रिडॉक्स रिएक्शन में करते हैं वैसे करेंगे। उसके बाद नंबर 4th स्टेप आपका होगा, यानी आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है किसको, यानी कि बोथ हाफ इक्वेशंस, जो आपने दो हाफ इक्वेशंस बनाई हैं, इनको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बाय मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडिड। यानी आपने जो फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं उसके ज़रिए आप सेकंड को मल्टीप्लाई करो, और आपने जो सेकंड में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं उससे फर्स्ट को क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। नंबर 5 जो होगा वो होगा नाउ। उसके बाद जब ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या करेंगे, बैलेंस एटम्स। मतलब आपने एटम्स को अब बैलेंस करना है बाय कॉमन इंस्पेक्शन मेथड। आपने कॉमन इंस्पेक्शन करनी है, जनरल इंस्पेक्शन आपने करनी है। और इस कॉमन इंस्पेक्शन मेथड का मतलब ये होगा, मतलब अगर नाइट्रोजन 1 मोल 1 एटम एक तरफ का में, आपने ट्रायल और एरर मेथड पढ़ा हुआ है, उसमें आप क्या करते हैं, एक तरफ नाइट्रोजन का 1 एटम शॉर्ट है, दूसरी तरफ 2 नाइट्रोजन के एटम है, तो आप नंबर ऑफ मोल बढ़ा देते हैं। अगर किसी तरफ हाइड्रोजन कम है, वाटर के 2 मोल कम है, तो आप दूसरी तरफ वाटर ऐड कर देते हैं। तो ये जनरल इंस्पेक्शन का मतलब होगा, आपने नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना है, बढ़ाना है। तो इस तरीके से आप ये स्टेप करके एक इक्वेशन को सिंपल ऑक्सीडेशन मेथड से, रिडक्शन मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लेंगे एक इक्वेशन इन्हीं स्टेप्स को हल करने के लिए। तो जैसा कि हमने ये एक इक्वेशन ली, जिंक का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, जिंक नाइट्रेट, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर बना। अब हम यहाँ पर
ये हमें इक्वेशन ऐसे ही मिलेंगी। तो हमने अब इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने दो हाफ इक्वेशंस बनानी है, और दो हाफ इक्वेशन यानी आप जो पार्शियल इक्वेशंस बनाएंगे, एक हाफ इक्वेशन में ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे हाफ इक्वेशन में क्या होगी, रिडक्शन। अभी हमें कैसे पता चलेगा, ये हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो जब आपको पता है यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल जिंक हम इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ जिंक जो है एटॉमिक फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में, तो इसका मतलब है जिंक यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, और यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2 है। नाइट्रेट पर -1 है, तो इसका मतलब है कि जिंक जो है वो यहाँ पर उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का लॉस हुआ है, और कितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस हुआ है जिंक के अंदर, दैट इज अप टू 2। तो इसके बाद ये इक्वेशन समझो हाफ हमारी बन गई। अब इस हाफ रिएक्शन में, हाफ इक्वेशन में जिंक के अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है, तो हमने ये लिख दिया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट में, हम देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर भी प्लस में है, +1 में, यहाँ पर भी +1 में, माना कुछ भी नहीं चेंज आई। ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पर भी -2 है, माना कोई चेंज नहीं। लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पर है +5 में, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे -6 +1 माइनस कर दो, -5 राइट साइड पे ले जाओ तो +5। और यहाँ पर आप देखो नाइट्रोजन जो है यहाँ +2 में, तो आप वही नाइट्रोजन वाला कंपाउंड उठाओगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। नाइट्रेट में चेंज नहीं हुआ है, ये +5 में ही है यहाँ पर, तो इसे सॉरी +4 में है, लेकिन वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज हुआ है। तो अब दूसरा हाफ आपका इक्वेशन होगा यहाँ पर, इस हाफ रिएक्शन में हुई किसकी ऑक्सीडेशन, हुई जिंक की। सपोज यहाँ पर नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन कम थे, अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए, और इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉनों की तादाद अब जो है उस तरफ अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, और फिर ये किस में चेंज हुआ है, NO में, यहाँ पर ये +2 में। तो जाहिर है 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, मीन्स इसके अंदर रिएक्शन कौन सा हुआ है, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें रिडक्शन हुई। तो दो हाफ इक्वेशंस जो हैं हमें ये प्रूव कर रहे हैं कि यहाँ पर एक हाफ रिएक्शन में रिडक्शन और दूसरे हाफ रिएक्शन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया, हमने हाफ में स्प्लिट कर दिया। अब स्टेप नंबर 2 कि हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करें। ज़ाहिर इसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जिंक 0 में था, अब के बार जिंक किस में चेंज हुआ है, जिंक चेंज हुआ है जिंक नाइट्रेट में। तो जिंक नाइट्रेट में जब ये चेंज हुआ तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए थे, लॉस हो गया था। ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड कर दें तो अब हमारी इक्वेशन जो है यहाँ बैलेंस हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगे जिंक के हिसाब से। अब आते हैं नाइट्रिक एसिड में, हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है +5 है और इस तरफ नाइट्रोजन जो है ये +2 में है, तो इसका मतलब है इसके 3 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हुए, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम इसमें देख रहे हैं कि ऐड हुए, और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, कम है। तो आपने रिएक्टेंट साइड पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो इस तरह से आपने 2 हाफ इक्वेशंस जो थी उनको आपने क्या किया, बैलेंस कर लिया। अगर आप चाहें तो आप इनके साथ भले ये आप एटम्स ना लिखें जो इनके साथ अलग लिखे हुए हैं, जिंक यहाँ पे लिखें, नाइट्रोजन +5 नाइट्रोजन +2, बाकी एटम ना रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साथ भी आप रख सकते हैं। तो 2 स्टेप आपने कर लिए, एक में आपने देखा रिडक्शन और दूसरे में ऑक्सीडेशन। अब आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 जैसे मैंने आपको बताया, लिखा हुआ है आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन हाफ इक्वेशंस को, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किए हैं उससे नीचे वाली इक्वेशन को, और जो नीचे आपने ऐड किए उससे ऊपर वाली इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो नीचे वाली इक्वेशन में 3 आपने ऐड किए, आपने यहाँ पर कौन सा कंपाउंड लिया, आपने लिया जिंक का,
और जिंक के साथ कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, दैट इज जिंक नाइट्रेट। अब आपने यहाँ 2 लिख दिया। अब आपने 2 इंटू 3 किया, आंसर आपको मिला 3 मोल्स ऑफ जिंक। उसके बाद आप चले गए राइट साइड पे, 3 इंटू 1 आपने किया, दैट इज 3 मोल्स ऑफ जिंक नाइट्रेट, ये बन गए। तो इस तरह आपने देखा, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। अब नीचे वाली इक्वेशन जो है नाइट्रिक एसिड वाली, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने ऊपर ऐड किए। तो आपने ऊपर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं वो आपने किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक नई इक्वेशन मिल रही है और वो बनेगी 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, और इस तरफ कितने मोल्स हो जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह आपने देखा कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसको क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जनरल इंस्पेक्शन करनी है। तो हम यहाँ पर जो नई इक्वेशंस हमें मिली हैं वही यहाँ दोबारा लिखेंगे। बैलेंस के बाद हमें मिला 3 मोल्स ऑफ जिंक, उसके बाद यहाँ पर 3 मोल्स बन गए जिंक नाइट्रेट के, आपने ये लिख दिया। और उसके बाद आपने दूसरी इक्वेशन जो बैलेंस की वो आपको मिली है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, और इसके बाद 2 मोल्स आपको मिले हैं NO के। ये 2 इक्वेशंस हो गई। अब इनको आपस में क्या करो, ऐड कर लो। तो आप देखो यहाँ पर आपने 3 मोल्स ऑफ जिंक लिया था और 2 मोल्स आपने किसके लिए, नाइट्रिक एसिड के, और इस तरफ आपने क्या किया, 3 मोल्स आपने ले लिए किसके, जिंक नाइट्रेट के, ये आपने रखा। और उसके बाद 2 मोल्स आपने किसके ले लिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के। अब यहाँ तक आपकी इक्वेशन चली गई। अब आपने क्या करना है, जिस तरफ भी ऑक्सीजन कम हो उस तरफ आपने ऑक्सीजन ऐड करने, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ तक आपकी अभी बैलेंस नहीं है। अब लास्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने यहाँ देखना है कि जो आपने यहाँ रिएक्टेंट्स ऐड कर लिए हैं, क्या ऊपर वाली इक्वेशन में ये सारे हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। जिंक भी है, नाइट्रिक एसिड भी है, जिंक नाइट्रेट भी है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी है। लास्ट जो भी चीज़ बची है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, यहाँ पर लिख दो एंड में। अभी आपने लिख दिया, ये वैसे आप ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट भी। जब भी आप ऐड कर लें, अब सिर्फ आपने देखना है ये बैलेंस अभी नहीं है, बस आपके चार्जेस एटम्स सब आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस का फ़र्क होगा। अब बैलेंस के फ़र्क को हम कैसे जांचेंगे, जनरल इंस्पेक्शन, हमारा नंबर ऑफ मोल्स है। देखें इस तरफ नाइट्रोजन के टोटल मोल्स कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर आप देखें 3 इंटू आप 2 करोगे 6 ये हो जाएंगे, और 2 ये हो जाएंगे नाइट्रोजन। तो आप देखें यहाँ पर 3 इंटू 2 6 नाइट्रोजन है, क्योंकि एक जिंक नाइट्रेट में 2 नाइट्रोजन, तो 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 6 ये हैं 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में। तो आप 2 + 6 करोगे हो जाएंगे 8। यहाँ पर एक नाइट्रिक एसिड में है 1 नाइट्रोजन। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, जस्ट नंबर ऑफ मोल बढ़ाएंगे बस। अब हमने और कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ मोल इसके चेंज करने हैं, उसके चेंज करने, और आपने जैसे आम इक्वेशन बैलेंस करते हो वैसे करो। तो इस तरफ हमने 8 नाइट्रोजन रखने, 1 नाइट्रिक एसिड, 1 मोल नाइट्रिक एसिड में 1 नाइट्रोजन, तो 8 में कितने हो जाएंगी, 8 नाइट्रोजन। तो आपने नाइट्रोजन बैलेंस कर लिए, 8 हो गए। अब आती है बारी ऑक्सीजन की। पर ऑक्सीजन देखेंगे आप यहाँ 8 इंटू 3 करोगे तो ये हो जाता है 24, ये 24 है। यहाँ पर आप देखो एक नाइट्रेट में है 3, तो फिर 2 में हो जाएंगे 6, तो 6 इंटू 3 करोगे 18, 18 + 2 करोगे 20, 20 + 1 करोगे कितने हो जाएंगे, 21, मीन्स 4, मतलब अभी आपके पास 3 ऑक्सीजन और क्या हैं, कम हैं।
तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके समझे 4 कम है, यहाँ पर देखें ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 2 आपने किया तो ये बन गया 20, फिर आपके ये बन गया 21, जबकि आपको कितने चाहिए, ये आपको चाहिए 24 तक। तो अब आप यहाँ पर अगर इसको बैलेंस करते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ले लो 4 मोल्स, किसके आप ले लो, वाटर की। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स हमारे बैलेंस हो रहे हैं, 18 ये हो गए, 20 आपके ये 2 ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गए और 4 ये हो गए, 18 और 2 20, यानी 18 ये 2 ये 20 और 4 ऑक्सीजन 4 वाटर मॉलिक्यूल 24। अब आते हैं हाइड्रोजन की तरफ, यहाँ है 8 हाइड्रोजन, 4 इंटू 2 अगर आप करोगे तो आपके नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, 8। तो इस तरह आपकी ये इक्वेशन जो है अब क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो अब देखें आपने जनरली स्टेप्स कौन कौन से किए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कौन से हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है और कौन से हाफ रिएक्शन में रिडक्शन। ये ऐसे करोगे कि सारे एटमों के ऑक्सीडेशन नंबर आप पेंसिल से ऊपर लिख लो। ऑक्सीडेशन नंबर आता है आपको, नहीं आता तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। देखो जिन भी कंपाउंड्स में जिन एटमों का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, रिएक्टेंट साइड पे और था, प्रोडक्ट साइड पे और, उनके अलग अलग हाफ इक्वेशन बना लो। एक हाफ इक्वेशन में ऑक्सीडेशन है, दूसरे में रिडक्शन। अब करो बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। कैसे करोगे, जिस तरफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन उस तरफ इलेक्ट्रॉन रखो, रिडक्शन के दौरान गेन हुआ है तो दूसरी तरफ कम है जहाँ वहाँ रखो। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लो, नंबर ऑफ चार्जेस बैलेंस हो जाएंगी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये हो जाए। उसके बाद करो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। किसके साथ करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जितने आपने एक हाफ इक्वेशन में ऐड किए उससे दूसरी को मल्टीप्लाई करो, जैसे आप दूसरे में ऐड किए उसे फर्स्ट को पहली को मल्टीप्लाई करो। ये करने के बाद नंबर ऑफ एटम्स आपको मिल जाएंगे। अब आपने जो बैलेंस कर लिया वो एटम आप यहाँ पे रख लो और इक्वेशन में जो चीज़ जिसके ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में चेंज नहीं हुए थे वो भी यहाँ पर एंड में रख लो। सारी इक्वेशन रख लो, उसमें जो आपने बैलेंस किए थे वो रख लो। अब ये बैलेंस अगरचे मुकम्मल नहीं होगी, इसमें कोई ना कोई एटम, कोई ना कोई ग्रुप अभी भी कम होगा। अब उसको क्या करोगे, जनरल इंस्पेक्शन, यानी अगर इस तरफ हमने देखा नाइट्रोजन 6 थे तो यहाँ पर अगर 7 थे तो जिसमें भी नाइट्रोजन उसके नंबर ऑफ मोल उतने बढ़ा दो। तो ऑक्सीजन को भी इस तरह बैलेंस करो, हाइड्रोजन को भी इस तरह बैलेंस करो जैसे कॉमन इक्वेशन बैलेंस करते हैं आप। इसको कहते हैं जनरल इंस्पेक्शन मेथड। माना देख लें जहाँ जो एटम कम हैं जिसमें हैं उसके नंबर ऑफ मोल बढ़ाओ, आप एक रेशो पर पहुँचोगे, सारी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो इस तरह से आप किसी भी मतलब ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स इक्वेशन को आप ऑक्सीडेशन नंबर के ज़रिए क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। बेहतरीन आसान सा तरीका है। आपके पास कोई भी इक्वेशन है आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक तक आप मुझे इजाज़त देंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।